हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर भारत में सभी आईटी सेक्टर को इतना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का आईटी सेक्टर क्यों गिर रहा है? अगर आप पिछले कुछ सालों से शेयर मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होंगी। एक समय था जब आईटी सेक्टर को भारत के सबसे मजबूत इंडस्ट्री माना जाता था। लोग मानते थे कि आईटी कंपनियों में पैसा लगाओ और लंबे समय तक आराम से बैठे रहो। लेकिन पिछले कुछ समय में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। कई बड़ी आईटी कंपनियों के शेयर लगातार दबाव में हैं। निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारतीय आईटी कंपनियां कमाती कैसे हैं। भारत का अधिकांश बड़ी आईटी कंपनियां अपना ज़्यादातर कारोबार अमेरिका, यूरोप और दूसरे विकसित देशों से करती हैं। ये कंपनियां खुद का कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बेचती। इनका मुख्य काम दूसरी कंपनियों को आईटी सेवाएं देना होता है। इसे सर्विसेज बेस्ड बिजनेस मॉडल कहा जाता है। मान लीजिए अमेरिका की किसी कंपनी को नया सॉफ्टवेयर बनाना है, उसे अपनी वेबसाइट अपडेट करनी है, उसे मोबाइल ऐप बनानी है, उसे क्लाउड सिस्टम संभालना है या फिर पुराने सॉफ्टवेयर का रखरखाव करना है। वह यह काम भारत की आईटी कंपनियों को दे देती है। भारत की कंपनियां यह काम कम लागत में और बड़ी टीम के साथ पूरा करती है। इसी मॉडल ने पिछले कई दशकों तक भारतीय आईटी सेक्टरों को तेजी से बढ़ाया। लेकिन अब इस मॉडल पर दबाव बढ़ रहा है। पहला कारण है कि वैश्विक आर्थिक मंदी का डर। जब अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है तो वहाँ की कंपनियां सबसे पहले अपना खर्च कम करती है। नए प्रोजेक्ट रोक दिए जाते हैं, आईटी बजट घटा दिया जाता है, नई भर्तियां रोक दी जाती है। जब नए प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेंगे तो भारतीय आईटी कंपनियों की कमाई भी कम होगी। दूसरा कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। पहले जो काम करने के लिए 10 इंजीनियरों की ज़रूरत पड़ती थी, आज वही काम एआई की मदद से 2 या 3 लोग कर सकते हैं। कोड लिखना, टेस्टिंग करना, डॉक्यूमेंट बनाना या डेटा एनालिसिस करना, इनमें से कई काम अब पहले की तुलना में बहुत तेज़ी से होने लगे हैं। इसका मतलब है कि कंपनियों को पहले जितने कर्मचारियों की ज़रूरत थी, अब उतनी नहीं रही। यही कारण है कि आईटी कंपनियों की ग्रोथ को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। तीसरा कारण सबसे महत्वपूर्ण है और यही है सबसे ज़्यादा चिंता पैदा करता है। दुनिया अब केवल सस्ती सर्विस नहीं खरीदना चाहती, दुनिया अब इनोवेशन खरीदना चाहती है। पहले भारत को इसलिए काम मिलता था क्योंकि यहाँ इंजीनियर सस्ते थे, लेकिन अब एआई की वजह से लागत का अंतर कम होता जा रहा है। अगर मशीन वही काम कर सकती है तो केवल सस्ते कर्मचारी होना अब सबसे बड़ी ताकत नहीं रह गई। भविष्य उन्हीं कंपनियों का होगा जो नई टेक्नोलॉजी बनाएंगी, जो अपने प्रोडक्ट बनाएंगी, जो रिसर्च में निवेश करेंगी, जो केवल दूसरों के लिए काम नहीं करेंगी बल्कि खुद दुनिया के लिए समाधान तैयार करेंगी। क्या इसका मतलब है कि भारतीय आईटी सेक्टर खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। हर इंडस्ट्री में अच्छे और बुरे दौर आते हैं। आज आईटी सेक्टर मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत खत्म नहीं हुई है। डिजिटल दुनिया लगातार बढ़ रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग बढ़ रहा है, साइबर सिक्योरिटी की मांग बढ़ रही है, डेटा सेंटर बढ़ रहे हैं, एआई का उपयोग बढ़ रहा है। यानी अवसर खत्म नहीं हुए, सिर्फ अवसरों का स्वरूप बदल गया है। अब यही सवाल है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। अगर आप पहले से निवेश कर चुके हैं तो केवल गिरावट देखकर घबराकर फैसला लेना समझदारी नहीं है। सबसे पहले यह देखिए कि आपने किस कंपनी में निवेश किया है। क्या वह कंपनी भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है? क्या उसके पास मजबूत ग्राहक है? क्या उसका मुनाफा लगातार बना हुआ है? अगर जवाब हाँ है तो केवल कीमत गिरने से कंपनी खराब नहीं हो जाती। अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया तो केवल इसीलिए शेयर मत खरीदिए कि वह सस्ता दिख रहा है। सस्ता शेयर हमेशा अच्छा निवेश नहीं होता। पहले कंपनियों का बिजनेस समझिए,
उसकी भविष्य की रणनीति समझिए, फिर धीरे धीरे और लंबी अवधि की सोच के साथ निवेश का निर्णय लीजिए। याद रखिए, शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा कमाई वही लोग करते हैं जो भीड़ को देख कर नहीं बल्कि बिजनेस को समझ कर निर्णय लेते हैं। अब तक आपने समझ लिया कि भारतीय आईटी कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल लोगों की काम के घंटों और कर्मचारियों की संख्या पर आधारित था। जितना ज़्यादा लोग किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे उतने ज़्यादा घंटे बिल होंगे, और जितने ज़्यादा घंटे बिल होंगे कंपनी उतना ज़्यादा पैसा कमाएगी। यही मॉडल पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक चल रहा है, लेकिन अब इसी मॉडल पर सबसे बड़ा हमला हो चुका है। मान लीजिए अमेरिका की किसी कंपनी को एक नया सॉफ्टवेयर बनाना है। भारतीय आईटी कंपनी कहती है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगभग 1000 घंटे लगेंगे। इसके लिए 10 इंजीनियरों की टीम काम करेंगी। हर इंजीनियर लगभग 100 घंटे काम करेगा। कंपनी हर घंटे का शुल्क लेकर पूरे प्रोजेक्ट का बिल बनाती है। यही इनकी कमाई का आधार होता है। अमेरिका की कंपनी भी हर सौदा इसीलिए स्वीकार कर लेती है क्योंकि अगर वही काम अपने देश के इंजीनियरों से करवाया जाए तो लागत कई गुना ज़्यादा होती है। यानी भारतीय आईटी कंपनियों की सबसे बड़ी ताकत थी कि कम लागत में ज़्यादा काम करना। लेकिन अब इस मॉडल के सामने 3 बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई है। पहली चुनौती है अमेरिका की बदलती आर्थिक और राजनीतिक नीतियाँ। अमेरिका चाहता है कि उसकी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने ही देश के लोगों को दें। अगर कंपनियां लगातार काम विदेश भेजती रहेंगी तो स्थानीय रोजगार पर असर पड़ेगा। इसी वजह से कई बार ऐसी नीतियां की चर्चा होती है जो कंपनियों को आउटसोर्सिस कम करने के लिए प्रेरित करती है। जब किसी कंपनी को भविष्य में नियम बदलने का डर होता है तो वह एक नए प्रोजेक्ट शुरू करने के बजाय उन्हें कुछ समय के लिए रोक देती है। यही कारण है कि कई नए आईटी प्रोजेक्ट्स टल गए, कुछ प्रोजेक्ट रद्द हो गए और कई कंपनियों ने अपना खर्चा कम कर दिया। इसका सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों के ऑर्डर पर पड़ा। लेकिन असली चुनौती भी बड़ी है और इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ने पूरे बिजनेस मॉडल को बदलना शुरू कर दिया। पहले जिस काम के लिए 10 इंजीनियरों की ज़रूरत पड़ती थी, अब वही काम एआई की बहुत कम समय में कर सकता है। कोड लिखना, कोड की गलतियां ढूंढना, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, रिपोर्ट बनाना, डेटा का विश्लेषण करना, ऐसे कई काम अब एआई पहले से कई ज़्यादा तेज़ी से करने लगा है। जहाँ पहले 10 लोग काम करते थे, वहाँ अब एक व्यक्ति एआई की मदद से वही पूरा काम कर सकता है। यानी कंपनियों को पहले जितने कर्मचारियों की ज़रूरत थी अब उतनी नहीं रही। इसीलिए इंडिया में आईटी कंपनियों का डाउनफॉल चालू हो गया है। अगली केस स्टडी के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।